Hello everyone, I am your educator Sumit Soni. Welcome back to my channel Scorecard Classes. Today we will discuss Science NCERT Chapter 2 Microorganism Friend and Foe. Before starting the chapter, it's my suggestion to all of you कि आप मेरी वीडियोस को 2 बार देखें. फर्स्ट आप इसे थ्रू आउट देखें एंड सेकेंड टाइम आप इसे अपनी NCERT बुक के साथ रेफर जरूर करें. और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स विच मीन्स लॉट्स टू मी. आज हम डिस्कस कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो. यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड यू, बट उन ऑर्गेनिज्म का क्या जिनको हम देख नहीं सकते. आपने देखा होगा ड्यूरिंग रेनी सीजन जो आपकी ब्रेड होती है उसमें ग्रेश वाइट पैचेस नज़र आते हैं. अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से इन ग्रेश वाइट पैचेस को देखोगे तो आपको टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर नज़र आएंगे. जो टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर है ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को थोड़ा अच्छे से समझने के लिए हम एक्टिविटी 2.1 देखते हैं. एक्टिविटी 2.2. एक्टिविटी 2.1 में आपको क्या करना है कि फील्ड से कुछ मिट्टी लेनी है, उसको पानी के अंदर एक ग्लास बीकर के अंदर उस सॉइल को ऐड करना है. यहाँ पे ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट है. जब सॉइल और वाटर दोनों सेटल हो जाए तो इसका कुछ पोर्शन, कुछ ड्रॉप्स लेके हमें ग्लास प्लेट पे रखनी है और ग्लास प्लेट को हम अंडर द माइक्रोस्कोप रखेंगे तो हमें राउंडेड स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे. एक्टिविटी 2.2 में हमें सेम करना है, बट पहले 2.1 में हमने जो मिट्टी फील्ड से ली थी, एक्टिविटी 2.2 में हमें ये मिट्टी पॉन्ड से लेनी है. वही पानी के अंदर इसको थोड़ी देर रखना है. जब पानी और सॉइल थोड़ा सेटल हो जाए तो कुछ ड्रॉप्स ग्लास प्लेट में निकालनी है और अंडर द माइक्रोस्कोप उसे रखना है तो हमें वही राउंडेड स्ट्रक्चर नज़र आएंगे. और ये राउंडेड स्ट्रक्चर क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए या तो हमें मैग्नीफाइंग ग्लास की नीड होती है या फिर हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है. Microorganisms are those organisms which we cannot see through our naked eyes. We have to use magnifying glass or microscope to see them. Microorganisms are classified into 5 major groups: viruses, bacteria, fungi, protozoa and algae. Viruses भी microscopic है, but these are different from other microorganisms because they reproduce inside the cells of the host organism. वायरसेस एक साइम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं. ये अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते, ये रिप्रोड्यूस करते हैं किसी भी अदर होस्ट ऑर्गेनिज्म. और ये अदर होस्ट ऑर्गेनिज्म एक बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्लांट्स भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकता है और ह्यूमन बींग्स टू. वायरसेस से होने वाले डिजीज़ हैं पोलियो, चिकन पॉक्स. बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़ हैं टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस. प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज़ हैं डिसेंट्री और मलेरिया. वायरसेस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज़ आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये डिजीज़ आपकी बुक्स में लिखे हैं और ये 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है. वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पिक्स देख सकते हैं. अब हम टॉपिक 2.2 पढ़ते हैं. वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव. अब आपके दिमाग में चल रहा होगा यार ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हम देख नहीं सकते, बट ये रहते कहाँ हैं. उससे पहले हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के होते हैं: सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सपोज हम ह्यूमन बींग्स के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑफ सेल्स मिलते हैं तो हम किसकी कैटेगरी में आते हैं? मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में. वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिंगल टाइप के सेल्स मिलता है, सपोज करो सर्कल 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 एक ही टाइप के सेल्स मिल रहे हैं तो ये क्या हो गया? सिंगल सेल्ड. पर मल्टी सेल्ड के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मिल रहे हैं. सपोज कहीं सर्कल मिल गया, कहीं ट्रायंगल मिल गया, कहीं स्क्वायर मिल गया, तो मल्टी सेल्स यहाँ पे मिल रहे हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम मल्टी सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं? दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट. आइस कोल्ड इन्वायरमेंट, बहुत ही ठंडे इलाके में भी रह सकते हैं. हॉट स्प्रिंग्स, गर्म इलाके में भी रह सकते हैं. डेजर्ट्स, मरुस्थल में रह सकते हैं. मार्शी लैंड्स, जो समुद्र के आसपास होता है जिसे हम दलदली इलाका भी बोलते हैं. इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स और हाँ ह्यूमन बींग्स टू. ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ऑन द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एंड सम एग्जिस्ट फ्रीली. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस. माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ हम कैसा रिलेशनशिप शेयर करते हैं. जैसे हमारे चैप्टर का नाम ही हमें बता रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो. तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त हैं, सम आर बेनिफिशियल, और कुछ दुश्मन है तो सम आर हार्मफुल. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म. थोड़ा थोड़ा मैं भी बताऊंगी, डिटेल में हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे. कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए कर्ड, ब्रेड और केक बनाने में हेल्प करते हैं. कुछ बैक्टीरिया क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट में हेल्प करते हैं.
जैसे हमारा जो वेस्ट हो उसको डिकम्पोज करने के लिए, उसको डिग्रेड करने के लिए बैक्टीरिया यूज़ में आते हैं, बैक्टीरिया ही डिग्रेड करते हैं। जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट हमारे एनवायरनमेंट में बच जाता है उसको बैक्टीरिया क्या करते हैं, बायोडिग्रेड कर देते हैं और डिकम्पोज कर देते हैं हमारे इन्वायरमेंट से, जिससे हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है, क्लीन रहता है। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेडिसिन में यूज़ आते हैं, जब एंटीबायोटिक्स लेते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज इन एग्रीकल्चर विच इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। अब हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया आर यूज इन मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया आपको बहुत अच्छे से याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। आपने देखा होगा जब भी दूध का आपकी मम्मी दही जमाती है तो स्मॉल पोर्शन ऑफ दही लेती है, उस स्मॉल पोर्शन ऑफ दही को दूध के अंदर डालती है, तो उस पोर्शन के अंदर क्या होता है, लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि फिक्स टेम्परेचर पे बहुत ही तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है और मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है। कुछ बैक्टीरिया चीज़ बनाने में भी हमारी हेल्प करते हैं। जनरली बैक्टीरिया और जो ईस्ट होते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस में काम आते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होती है, ये हम एक्टिविटी 2.3 में देखते हैं। आपको आधा किलो आटा लेना है, उसके अंदर थोड़ी सी शुगर मिक्स करनी है, गर्म पानी के साथ गूंदना है उसको। गर्म पानी को गूंदने से पहले थोड़ा सा उसके अंदर ईस्ट डालना है और गूंद के उसके रख देना है। 2 घंटे बाद आप देखोगे कि जो आटा हमने गूंद के रखा है उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया। उसका वॉल्यूम क्यों इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि जो ईस्ट है बहुत ही तेज़ी के साथ रिप्रोड्यूस करती है और रेस्पिरेशन के दौरान ये CO2 गैस रिलीज़ करती है। तो ईस्ट क्या कर रहा है, CO2 गैस रिलीज़ कर रहा है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन और बहुत ही तेज़ी से रिप्रोड्यूस करेगा। तो जो CO2 की जो गैस बबल्स होंगे वो डब के अंदर फंस जाएंगे और डब की वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देंगे। इसलिए ईस्ट को हम बेकिंग इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, जनरल मेकिंग ऑफ ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं अल्कोहल, वाइन और एसिडिक एसिड की प्रोडक्शन में। इनका प्रोडक्शन हम लार्ज अमाउंट में करते हैं और अल्कोहल, वाइन को जनरली हम ईस्ट की हेल्प से प्रोड्यूस करते हैं। जो नेचुरल शुगर्स जो डिफरेंट ग्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम ईस्ट को ग्रोन करते हैं। ये ईस्ट क्या करती है, उसको फर्मेंटेशन की प्रोसेस से अल्कोहल, वाइन में चेंज कर देती है। इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए हम एक्टिविटी 2.4 देखते हैं। एक्टिविटी 2.4 में हमें क्या करना है, हमें आधा लीटर का बीकर लेना है, उसके अंदर 3/4 पानी भरना है और उसके अंदर 2-3 टीस्पून हमें शुगर की मिक्स करनी है। फिर उसके अंदर ईस्ट पाउडर डाल देंगे। उसको कवर करने के बाद हमें 4 से 5 घंटे में एक डार्क प्लेस में रखना है और जब हम वो कवर हटाएंगे तो हमें उसके अंदर से एक स्मेल आने लगेगी और तो वो स्मेल किसकी होगी, अल्कोहल की वो स्मेल होगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, क्योंकि ईस्ट की वजह से शुगर किस में कन्वर्ट हो रहा है, अल्कोहल में, और इसी प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, शुगर को अल्कोहल में चेंज करना इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन को लुईस पैस्चर ने 1857 में डिस्कवर किया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपने देखा होगा जब भी आप बीमार पड़ते हो तो आपके डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक देते हैं। किसकी फॉर्म में, टैबलेट्स, कैप्सूल, इंजेक्शन की फॉर्म में आपको एंटीबायोटिक देती है। और ये एंटीबायोटिक होते क्या हैं, एंटीबायोटिक भी एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जो किल करते हैं, स्टॉप करते हैं ग्रोथ ऑफ द हार्मफुल और डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेडिसिन विच किल और स्टॉप, याद रखना है आपको, मेडिसिन विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एंटीबायोटिक भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, जो किल और स्टॉप करते हैं किसकी ग्रोथ को, डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। एंटीबायोटिक जनरली हम बैक्टीरिया और फंजाई की हेल्प से ही बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं स्ट्रिप्टोमाइसिन और इथ्रोमाइसिन। आपको ये दोनों एग्जाम्पल याद होनी चाहिए। अगर एंटीबायोटिक डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछी जाती है तो आप उसको विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करोगे। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक हमारी पेनिसिलिन है। ये भी एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, आपको पता होनी चाहिए कि फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी। हुआ क्या था, जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपने ग्लास प्लेट्स में बहुत सारे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखे हुए थे तो उन्होंने देखा कि उनकी एक ग्लास स्लाइड में जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ रुक गई है और जो थे वो भी क्या हो गए, मर गए। तो जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में से बहुत ध्यान से देखा तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल कर रहे थे, स्टॉप कर रहे थे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो उन्होंने उनको नाम दिया पेनिसिलिन। हमें ये पता है कि बैक्टीरिया फंजाई से एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं, जो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें ग्रो किया जाता है और उनको एंटीबायोटिक की फॉर्म दी जाती है। जब एक डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करती है।
जनरली हम एंटीबॉडीज़ को आर्मी ऑफ द बॉडी बोलते हैं। जैसे हमारी आर्मी हमारी कंट्री को बाहर के आक्रमण से प्रोटेक्ट करती है, उसी तरह एंटीबॉडीज़ भी हमारी बॉडी की आर्मी होती है जो कि डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारा प्रोटेक्शन करती है। होता क्या है कि एक बार हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती है, अगर सेम डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है तो एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी बनी हुई है, वो उससे लड़ने में काम करती है और डिजीज़ हमारी ख़त्म हो जाती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वैक्सीन की फॉर्म में हमें देना क्या कहलाता है? वैक्सीनेशन कहलाता है। फर्स्ट वैक्सीन एडवर्ड जर्नर ने डिस्कवर की थी और ये कौन से डिजीज़ के लिए की थी? स्मॉल पॉक्स के लिए की थी। आपने टीवी में ऐड देखा होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको टाइम टू टाइम हम वैक्सीनेशन के लिए ले जाते हैं। वैक्सीनेशन के लिए होता है कि स्टार्टिंग के 1 मंथ में लगना है, 3 मंथ में लगना है, एक टाइम पीरियड फिक्स होता है। वो वैक्सीनेशन इसलिए होता है कि अगर बच्चे के फ्यूचर में वो कोई बीमारी जिस बीमारी की वैक्सीन लगी है, अगर फ्यूचर में वो बीमारी उसको अटैक करती है तो उसके बॉडीज़ में ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ होंगे जो उस बीमारी से उसकी प्रोटेक्शन करेंगे। पल्स पोलियो प्रोग्राम के बहुत सारे ऐड चलते हैं, आपने भी देखा होगा कि आपके घरों में छोटे बच्चों के पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए आते हैं। पोलियो ड्रॉप इसलिए है ताकि वो पोलियो वाले डिजीज़ से उस बच्चे की प्रोटेक्शन कर सकें। एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन चला था स्मॉल पॉक्स को दुनिया से हटाने के लिए, और हाँ, इसमें हम विजय भी हासिल कर चुके हैं। अभी लार्ज स्केल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत सारी वैक्सीन्स बन रही है जो कि प्रोटेक्ट कर रही है ह्यूमंस को और एनिमल्स को फ्रॉम डिफरेंट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप अपने बुक के फिगर 2.7 में नाइट्रोजन फिक्सेसर साइनोबैक्टीरिया की पिक देखेंगे। ये क्या है? ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसर है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसर क्या होता है? एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं सॉइल के अंदर और उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, और इनको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसर। जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को हमें क्या करना है? उसमें गड्ढा खोदना और उसके अंदर रखना है। तो इससे क्या हुआ, जो भी हमारा वेस्ट था वो डिकम्पोज होके एक यूज़फुल प्रोडक्ट में चेंज हो गया और हमारा इन्वायरमेंट क्लीन हो गया। इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए हम एक्टिविटी 2.5 देखते हैं। एक्टिविटी 2.5 में हमें 2 पोट लेने हैं, मिट्टी से भरे हुए पोट A और दूसरा पोट है हमारा B। इस पोट के अंदर तो हमें ऐसे रखना है प्लांट्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ऐसे वेस्ट रखने हैं, और इसके अंदर हमें पॉलीथीन जो कि बायोडिग्रेड्स नहीं हो सकती वो चीज़ें रखनी है। 3-4 हफ्ते बाद आप देखोगे कि पोट A में जो आपने चीज़ें रखी थी, प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स की वेस्टेज रखे थे, वो मैन्योर में चेंज हो गए, और पॉलीथीन, प्लास्टिक, ऐसी चीज़ें मैन्योर में चेंज नहीं हुई हैं। ये सारे मैन्योर में चेंज हुए बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया। एक यूजफुल प्रोडक्ट में चेंज होने की वजह से इन्होंने हमारा इन्वायरमेंट क्लीन कर दिया है, बट पॉलीथीन, प्लास्टिक, ऐसी चीज़ें जो कि डिकम्पोज नहीं है हमारे इन्वायरमेंट को गंदी कर रही है। तो हम देख सकते हैं कि माइक्रोब्स कैसे हमारे लिए यूजफुल हैं हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के लिए। आपने देखे होंगे आपके आसपास के इन्वायरमेंट में जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, कुछ जानवरों की हड्डियाँ पड़ी रहती हैं, कुछ प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं, तो एक टाइम पीरियड के बाद वो गायब हो जाते हैं, हमें दिखते नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को, तो बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज कर देते हैं और बहुत ही सिंपल सब्सटेंस में उनको चेंज कर देते हैं, और इन सिंपल सब्सटेंस को प्लांट्स एंड एनिमल्स दोबारा यूज़ कर लेते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि उन्होंने डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को बहुत ही सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर लिया, तो हमारे इन्वायरमेंट को भी क्लीन कर देगी, प्रोडक्ट्स भी कम हो गए, और जब इसको यूज़फुल प्रोडक्ट्स में चेंज करा तो दोबारा उसको प्लांट्स एंड एनिमल्स ने यूज़ कर लिया। होप सो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, जो कि इस चैप्टर का पार्ट 2 होगा। जब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।